नमस्कार साथियों, इंडिया.com में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं 2008 में हुए अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर। और इस ब्लास्ट को लेकर 2022 में स्पेशल कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि इसके जो 38 दोषी हैं उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उसे मंगलवार को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। और ये मामला, चूंकि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है, तो इसलिए ये बहुत ही स्पेशल और अलग तरह का मामला बन जा रहा है। और इसको लेकर हमारे साथ बात करेंगे नाजिम खान जी। तो नाजिम जी, जो पूरा घटनाक्रम है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? हाँ आदित्य जी, देखिए भारत के अंदर जो आतंकवादी घटना हुई है ये बड़ी दुखदाई घटना है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और हम बड़े दुखी हैं कि हमारे भारतीय लोगों का किस तरीके से हत्या हो जाती है, आतंकवादी की जो घटना में वो शिकार हो जाते हैं। ये बड़ा चिंताजनक विषय है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अहमदाबाद घटना को लेकर यहाँ पर जिस तरीके से स्पेशल कोर्ट ने 2022 में A.R. पटेल साहब जो जज थे उनका फैसला आया था कि 38 लोगों को फांसी दी जाएगी और 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा दी गई। तो देखिए उसी फैसले को मंगलवार वाले दिन हाई कोर्ट की तरफ से बिल्कुल सेम रखा गया है। उस पर ये नहीं कि कोई फेरबदल नहीं, जो था उसी फैसले को आगे कंटिन्यू रख दिया गया। लेकिन बात यहाँ पर एक चीज़ आती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ मालेगांव ब्लास्ट भी हुआ था, आपको याद हो मालेगांव ब्लास्ट में जी किस जी। तरीके से 6 लोग जो थे वो उनकी भी मौत हुई थी। वो भी एक में आतंकवादी घटना का शिकार हुए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ सबूतों के आधार पर जो थे उनको छोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है सबूत इतने पुख्ता थे, इन सबूतों के अभाव इतने मजबूत थे। यहाँ पर जिस तरीके से जो हमारे 38 लोग हैं आतंकवादी घटना में वो पाए गए, उनको 11 लोग जो जिनको उम्र कैद हुई है, ये सब 49 लोग हैं, इनको आतंकवादी घटना में पाया गया। और सबूत इतने स्ट्रॉन्ग थे, ATS के द्वारा इतने पुख्ता सबूत वहाँ पेश करे गए कि जिस तरीके से स्पेशल कोर्ट ने उन्हीं सबूतों के आधार पर उनको सजा दी गई। नाजिम जी, एक सवाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा मौजू हो जाता है। वो सवाल ये है कि जो मानवाधिकार वाले जो संगठन है, उनका कहना है कि हमें कोई भी इंसान जो गुमराह हो चुका है, भटक चुका है अपने रास्ते से, उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए सुधरने का। मानवाधिकार आयोग से जुड़े लोग लगातार इस पे मांग करते हैं कि फांसी की सज़ा एक जो है ना, लास्ट वो चीज़ नहीं है। हमें समाज में जो लोग हैं, जो कभी गुमराह हो गए, आतंकवाद के रास्ते पे चले गए, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस पे आपका क्या है टेक? हाँ आदित्य जी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा है कि देखिए जो और समाज के लोग हैं वो चाहते हैं कि एक सुधार का मौका होना चाहिए और संस्था भी यही कहती है। लेकिन इसी बात को लेकर यहाँ पर एक मुस्लिम कम्युनिटी का जब नाम आ जाता है तो जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, प्रताड़ित करने के इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन हम लोग कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और हमें उम्मीद है कि अब भारत है ना हमारा, जो जल्द से जल्द आतंकवाद मुक्त हो जाएगा। भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी नहीं बचेगा, क्योंकि जो भी आतंकवादी होंगे तो उनको हमारी कोर्ट इसी तरीके से सजा देगी। और देखिए आतंकवादी का ना कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता। लेकिन अगर ये कह देना कि आतंकवादी जो मुसलमान होता, तो फिर मुझे शामली का तुषार चौहान याद आ जाते हैं। वो भी किस कम्युनिटी से आते हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर CCTV लगाने वाले पकड़े गए थे, आधे से ज़्यादा दूसरी कम्युनिटी के, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और आपको याद होगा कि जब पहलगांव की घटना घटी थी, हाजी नाजिम खान को बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मेरे 26 भारतीय शहीद हो गए थे उस आतंकवादी घटना के अंदर। हमने पुरजोर विरोध करा था और कहा था कि आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जाए। और देखिए भारत सरकार ने हमारे 26 भारतीयों की शहादत का बदला लिया और हमारी सोफिया कुरैशी बहन और व्योमिका सिंह ने वो कर दिखाया जो इतिहास में दर्ज है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन खत्म कर दिए और पाकिस्तान के जो आतंकी गतिविधियां उनको नस्ते नाबूद कर दिया। मैं अब तो अपनी आर्मी को सलूट करता हूं। लेकिन एक बात और है जो हम लोगों के अंदर पीड़ा है। हमारी पीड़ा यह है कि जब हमारे भारत की आर्मी इतने अच्छी तरीके से पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को नस्ते नाबूद कर रही थी, लेकिन हमारे भारत के अंदर कुछ जासूस थे जो हमारे भारत की पल पल की खुफिया बातें वो जो दहशतगर्द मुल्क तक पहुंचा रहे थे, उनको भी फांसी हो जाए तो हमें लगेगा कि हाँ। अच्छा नाजिम जी, एक सवाल है यहाँ पे कि जो आतंकवाद है, जो हम देख रहे हैं कि लंबे समय से चला आ रहा है, भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। आपने पहलगाम हमले की भी का भी जिक्र किया। आखिर भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र सभी को अलाउ करता है कि आप आ सकते हैं, पॉलिसी मेकर बन सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि
मिनिस्ट्री में नहीं है, हर एक नागरिक, हर एक जनता है। तो वजह क्या है कि आतंकवाद आज भी एक समस्या है? आतंकवाद की जो जड़ें हैं इतनी मजबूत कैसे है भारत में? हाँ, देखिए अगर आपको याद हो कि किस तरीके से कसाब ने भारत के अंदर तबाही मचाई थी, लेकिन हमारे भारत की तरफ से उसको वकील दिया गया, उसका केस लड़ा गया और ज़ाहिर-सी बात है वो आतंकवादी है, उसने हमारे इतने भाइयों को शहीद करा, तो उसको ऑन द स्पॉट उसको वहीं पे उसको ख़त्म कर दिया जाता और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने की सख्त बिल्कुल, ज़रूरत नहीं, थी। मेरा सवाल ये है कि भारत में जो लोग युवा हैं कई बार गुमराह हो जाते हैं, वजह क्या है? कि लगता है कि कहीं कट्टरता इसके पीछे की वजह है? कई बार जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं वो गुमराह करते हैं लोगों को। कई बार ऐसे भी मामले आते हैं कि पाकिस्तान की वीडियोस देख रहे थे, गुमराह हो गए, भटक गए, ऐसे भी मामले आते हैं। इस पे आपका क्या कहना है? हाँ, आदित्य जी देखिए मैं वही बात कहना चाहता था इसलिए मैं कसाब का ज़िक्र लेकर आया। देखिए भारत के अंदर हम सब अपने भारतीय भाई हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक मुसलमान, हिंदू के बीच में ऐसी नफ़रत की खाई खोदने की कोशिश करते हैं, जो हमारे युवा जो देश को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं के दिलों में ये भर दिया जा रहा है कि देखिए आपको मुस्लिम समाज से नफ़रत करनी है। वहीं मुस्लिम समाज के कुछ युवा हैं जो उनके भी दिलों में भर दिया जाता है कि ये सामने वाले काफिर हैं। इन दोनों के बीच में ऐसी नफरत की खाई खोद दी गई है। उसी खाई का आप देखते हैं कि किस तरीके का माहौल बन जाता है देश के अंदर, एक नफरत का माहौल। हमारे अपने जो भारतीय भाई हैं वो आतंकवादी घटना में वो शिकार हो जाते हैं, जबकि उनका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन हमारे जो बुद्धिजीवी है, धार्मिक गुरु हैं मुस्लिम समाज के अंदर और हिंदू समाज के अंदर, उनको आगे आने की सख्त ज़रूरत है। उनको हमारे अपने युवाओं को बताने की ज़रूरत है कि ये जो आप एक घिनौने अपराध में शामिल होते जा रहे हैं, इससे बचें और दूसरे को भी बचाएं, क्योंकि ये मुल्क जो है आपका अपना है। मेरा मजहब इस्लाम ये कहता कि एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। तो जब मेरा मजहब इस्लाम इस चीज़ के लिए कह रहा है, तो जो मजहब इस्लाम को मानने वाले लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंसानियत को बचाना कैसा है। लेकिन अगर कोई इंसानियत को नहीं बचा रहा तो वो मेरा मजहब एक इस्लाम और का सवाल नहीं। मेरा है, जैसे आपने कहा कि जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में, दोनों ही तरफ से ऐसे लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं। तो इसमें एक सवाल मेरा ये है कि ये तो धर्म की बात अगर हम साइड कर दें, इस पे हिंदू मुस्लिम मुस्लिम के बीच में जो बंटवारा होता है उसमें राजनीति का कितना ज़्यादा रोल है? अगर मैं ये कहूँ कि बीजेपी कांग्रेस को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि दोनों पार्टियां जो है अभी सबको साथ लेके चल रही हैं, हाँ, मोदी जी और राहुल गांधी, हाँ, या देखिए, हाँ, दोनों में कुछ आप देख रहे हैं हाँ, अंतर? आदित्य जी देखिए देश को जो चलाने वाले हैं इस वक्त मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी, 140 करोड़ की आबादी उन्हीं के पीछे है। मैंने पहलगांव की घटना का जिक्र इसलिए करा, अगर आपको याद हो, क्योंकि जब पहलगांव की घटना हुई थी तो 140 करोड़ जो लोग भारतीय हैं वो सब अपने मुल्क के साथ खड़े हुए थे, भारत सरकार के साथ खड़े थे, मोदी जी के साथ खड़े हुए थे और ये कहा था कि पाकिस्तान को नस्ते नाबूद कर दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमारे 26 भारतीयों को यहाँ पर शहीद कर दिया। मैंने इसीलिए जिक्र करा, जब देश का नेतृत्व स्ट्रॉन्ग होगा तो देश सुरक्षित होगा। और देखिए हम तो हमेशा ये सुनते हुए कि अगर मुल्क की सरहदें मजबूत होंगी तो देश सुरक्षित होगा, और हम लोगों को हमारी आर्मी पे फख्र है। तो जब हम अपनी आर्मी पे फख्र करते हैं तो भारत के अंदर जो ये आतंकवादी घटना हो रही है, इन आतंकवादी घटना को किस तरीके से देखा जाए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर जो हमारे युवा एक गलत माहौल में जा रहे हैं उनको रोकने के लिए मैंने इसलिए कहा कि हमारे धार्मिक गुरुओं को आगे आने की सख्त ज़रूरत है। उन्हें बताना है कि ये भारत आपका अपना, और भारत जैसा मुल्क पूरी दुनिया में कोई खुशहाल मुल्क हो नहीं सकता। आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हाजी नाजिम खान ने भारत की पाक सरजमीन पे जन्म लिया। मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की बात नहीं है, क्योंकि ये मेरा भारत सभी को सुरक्षा प्रदान देता, सभी को बराबर का हक देता, और सबसे ज़्यादा खुशहाली की बात यह यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। यह हिंदू मुसलमानों के बीच में वो मोहब्बत है जो सदियों से ख़त्म नहीं हो पाई, लेकिन कुछ आप लोग अपने मुफीद के लिए हिंदू मुसलमानों के बीच में जो नफरत की खाई खोदने की कोशिश करें, उस नफरत की खाई को हमें ख़त्म करना, और आतंकवाद का मुकाबला हिंदू मुसलमान हम सबको मिलकर करना, क्योंकि आतंकवादी होता है ना, उसका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे के घर को उजाड़ने के लिए आता है, चाहे उसमें हिंदू भाई के बच्चे से शहीद हो या मुस्लिम समाज के बच्चे शहीद हो। नाजिम जी, अब हम अपने आखिरी सवाल पे आते हैं। मेन जो मुद्दा है, जो अहमदाबाद ब्लास्ट को लेकर जो बातें कही जा रही है, जो जजमेंट आया है हाई कोर्ट की तरफ से, उसमें जजमेंट में एक बात है जो सरकार को कहा गया है कि जो इसमें 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था उसमें 56 लोग मारे गए थे। जितने भी लोग मारे गए थे उनके पीड़ित परिवारों को 10 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है। साथ ही जो उसमें घायल हुए थे, 21 के आसपास लोग घायल हुए थे, उनको 5 लाख मुआवजा देने की बात कही गई है।
तो एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि क्या जैसे स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी 2022 में, फिर मामला गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है 38 लोगों के लिए। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है? हाँ, देखिए यही तो मैंने लोकतांत्रिक मुल्क की एक खूबसूरती बताई। मैंने कसाब का ज़िक्र इसीलिए करा क्योंकि कसाब ने किस तरीके से भारत के अंदर एंट्री करके किस तरीके से हमारे भारतीयों को मारा था। मैंने इसलिए तो कहा तब उसको वकील मिला, उसका केस लड़ने के लिए वकालत में मैं पूरी तरीके से पैरवी रखी, उसका पक्ष रखा गया उस आतंकवादी कसाब के लिए। तो यहाँ पर वही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के बात आती है तो देखिए कोर्ट में हर किसी को अपने बात रखने का अधिकार है, लेकिन भारत के अंदर आतंकवादियों की जगह नहीं है। आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि आतंकवादी आतंकवादी होता, और जो आतंकवादी के साथ रिश्ता रखने की कोशिश करते हैं वो भी हमारी नज़र में आतंकवादी है। और आतंकवादी का ना कोई धर्म होता ना कोई मजहब होता, लेकिन अगर कोई मुसलमान को आतंकवादी की नज़र से देखे इसके लिए हम लोगों को बड़ा दुख होता, क्योंकि हम भारतीय हैं और हम लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए बड़ी तो कुर्बानियां दी इस है। तरह की कोई बात हुई है कि जो मतलब जो जिन लोगों को फांसी की सजा दी गई है उनके परिवार की तरफ से कोई बात या स्टेटमेंट आया हो कि हम इसे सुप्रीम कोर्ट लेके जाएंगे? हाँ, देखिए कुछ सूत्रों के हवाले से पता चला है कि उनके जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे जिन्होंने यहाँ आतंकवादी घटना को अंजाम दिया है तो उनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो दोषी हैं तो उनको फांसी की सज़ा पे पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी उनको फांसी की सज़ा दी है और उनकी लाश भारत के अंदर दफन ना हो। ऐसा हम लोगों को पता चला कि उनके पीड़ित परिवार ने कहा। वो भी कहते हैं कि अगर ये वाकई में अगर दोषी हैं तो इनको जो भारत सरकार का कानून उनको सज़ा देता वो उनका खैर मकदम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िम खान जी, आपने इस मुद्दे पे हमसे बात की और जनता को समझाया कि अलग अलग पहलू है इस मामले को लेकर, जो तमाम पहलू है। कई लोग कह रहे हैं कि माफ़ कर देना चाहिए फांसी को, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सही सज़ा दी गई है, कुछ लोग कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढ रहे हैं। उन तमाम सवालों का आपने बहुत ही सटीक तरीके से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आपने देखा कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस को लेकर जो जजमेंट आया उस पर हमने बात की। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसे ही डिस्कशन के लिए बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।